लर्नर्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एग्ज़ाम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो गाइस, आज शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर अरिहंत की बुक, जो हम करने वाले हैं कंप्लीट। इसके प्रीवियस लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखो, जिसमें आपके ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 4th चैप्टर हाफ कंप्लीट हो चुका है। तो जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे, आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो चलो अब देर नहीं करते, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा क्लाउड कंप्यूटिंग से। इससे पहले के जो लेक्चर हैं वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि एक-एक लेक्चर को बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं और ये सब आप सिर्फ आपके लिए मैं कर रही हूँ, ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सको, क्योंकि कंप्यूटर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये सीरीज़ हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे स्किप मत करना। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ, ये वर्ड सुना-सुना सा लग रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने सबने सुना होगा। जैसे आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो, आपके फ़ोन में एक प्री-डिफाइन स्पेस दिया होता है कि इसमें इतना जीबी स्पेस है या इतना एमबी स्पेस है, वो आपको यूज़ करना है। जब आपका वो स्पेस यूज़ हो जाता है, तो वो किस में यूज़ होता है? वो होता है क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल। यहाँ बादल से नहीं, यहाँ है क्लाउड का मतलब सर्वर। नेटवर्क या लोकेशन है जहाँ पर हमारा डाटा सेव होता है और इसमें कई सर्वर होते हैं, ठीक है? तो हमारा डाटा भी कई सर्वर पर सेव होता है। मैं आपको इस बुक की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये बुक थोड़ी टफ लैंग्वेज में है। मैं कोशिश करूँगी कि ईज़ी से ईज़ी वे में आपको समझा सकूँ, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये इंटरेस्ट करता है कि सर्विस विद यूजर डाटा software and computation over a network. It has considerable overlap with software SaaS. SaaS का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है कि जैसे हम इंडिया में हैं, ठीक है, लेकिन हमारी सर्विस फॉरेन कंट्री में सेव हो रही है। हमारा डाटा, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो, तो फेसबुक का सर्वर इंडिया में तो नहीं है ना, बाहर है, तो वो बाहर ही यूज हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे, तो आई होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग है नेटवर्क या ऐसा लोकेशन जहाँ पर हमारा डाटा सेव होता है और ये कई जगह सेव हो जाता है। अगर एक सर्वर से डाटा डिलीट भी हो गया तो हम इसे रिट्राइव कर सकते हैं। ये सर्वर में जो डाटा सेव होता है ना, ये कई कंपनीज होती हैं कि हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? जैसे गूगल क्लाउड हो गया। आप जीमेल यूज़ कर रहे हो, आपका जीमेल का डाटा भर गया तो आप गूगल क्लाउड से परचेज़ कर सकते हो। मतलब आप जितना यूज़ करोगे उतना आप पे करोगे। आईबीएम क्लाउड हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया। और कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप देखो अमेज़न वाले होते हैं, वहाँ पे आप दिवाली पे सामान परचेज़ करते हो। तो फेस्टिव सीज़न में क्या होता है, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अमेज़न वाले क्या करते हैं कि रिसोर्स को ना स्केल अप करते हैं। स्केल अप का मीनिंग होता है कि मतलब अपने लॉगिन बढ़ा देते हैं जिससे ट्रैफिक कम हो। जैसे उनके मतलब 10 लॉगिन की जगह वो 100 लॉगिन सर्वर बढ़ा देते हैं, जिससे ट्रैफिक कम हो जाता है। सिंपल टर्म में कहा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग है डाटा को स्टोर करना, मैनेज करना, रिमोट कंट्रोल लोकेशन से, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे, टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें 3 टाइप के, वैसे तो इसमें तो 3 टाइप के दिए हुए हैं कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट 3 टाइप से होता है, लेकिन ये 4 टाइप होते हैं। पहला होता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड होता है हमारा मैनेज बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से मैनेज होता है ये। और ये क्या करता है, ये दे ऑफर सॉल्यूशन फॉर minimizing IT infrastructure cost, act as a good option for handling peak loads on the local infrastructure, ठीक है? पब्लिक क्लाउड का मीनिंग होता है कि जिसे सब पब्लिक यूज कर सके। उसमें
सर्वर मल्टीपल यूजर्स हों और कोई सिंगल यूजर ना हो, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ यूज कर सके, कोई एक सिंगल कस्टमर ना हो। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इसका एग्जांपल है, जैसे आप जीमेल जीमेल को देखो सभी लोग यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक सिंगल कस्टमर ही है उसका, या कोई पर्टिकुलर ही इंसान जीमेल यूज कर सकता है। तो इसका एग्जांपल हो गया जीमेल होगा। इसका दूसरा टाइप है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और ये किस पे वर्क करता है? प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। और ये क्या करता है? इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे ओनली फॉर स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो, आप वहाँ पे एंट्री करते हो, तो उसके लिए आपको एक कार्ड दिया जाता है। तो उस कार्ड को टच करके आप एंट्री करते हो। तो ये हो गया प्राइवेट क्लाउड। मतलब एक कंपनी है, वो अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, और उस कंपनी में जो लोग हैं उनको वो यूज करने दे रही है। नंबर 3 पे आता है हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड होता है पब्लिक प्लस प्राइवेट क्लाउड फीचर। ठीक है, ये हेट्रोजेनस होता है, इसे पब्लिक भी यूज कर सकती है और प्राइवेट में भी कॉम्बिनेशन होता है। ये फैसिलिटी देता है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं हेट्रोजेनियस क्लाउड्स। इसका एक फोर्थ आता है, फोर्थ इसमें दिया नहीं हुआ है, वो होता है फोर्थ होता है इसका कम्युनिटी 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 क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड होता है, इसमें क्या होता है? मोर और वन देन मोर वन देन कंपनी, एक या एक से अधिक कंपनी एक कम्युनिटी पे बना लेती है, एक साइट बना लेती हैं, वो उसी पे काम करती हैं, मतलब एक तरह की कम्युनिटी बन जाती है, तो वो उसलिए यूज होता है। अब हम आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कितने टाइप की होती है? ये 3 मॉडल्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के। पहला मॉडल इसमें होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, दूसरा होता है सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तीसरा होता है पास। ठीक है, अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मीनिंग है एज ए सर्विस ऑफर टू एंड मैनेज फॉर बिजनेस बाय एक्सटर्नल क्लाउड प्रोवाइडर। ये बाहर के क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैं आपको समझाती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? हमारे पास कंट्रोल होता है, इसमें हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। बाकी 2 मॉडल्स में ऐसा नहीं होता, मतलब सास और पास में ऐसा नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, उसका कंट्रोल हमारे पास होता है। जैसे एप्लीकेशन डेवलप करनी है, जितना आप यूज करोगे उतना आप पे करोगे। ये क्या क्या ऑफर करता है? ये ऑफर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, आईपी एड्रेस, वर्चुअल मशीन डिस्क, और वीलेन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ये उस पर काम करता है। और इसको कौन यूज करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सर्विस कौन यूज करता है? इसे आईटी एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं, और नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज करते हैं। मतलब एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। ये पॉलिसी ड्रिवन कंपनी होती है। जैसे आईटी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो बैकअप निकालते हैं, रिकवरी करते हैं, ये उसलिए यूज होता है। अब देखते हैं सेकेंड वन, सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हमें कंट्रोल बहुत कम मिला होता है। ये एक तरह की सर्विस या सॉफ्टवेयर है जिसे हम एंड यूजर की तरह यूज करते हैं। जैसे ये आप एग्जांपल ले लो, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, ठीक है, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, या टीचर का टीचिंग ऐप हो गया, या कोई वेब सीरीज हो गया। मतलब सॉफ्टवेयर तो किसी और ने बनाया है, और वेंडर ने उसे परचेज कर लिया, फिर लोग उसे एंड यूजर की तरह यूज कर रहे हैं। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सभी यूज करते हैं, लेकिन आपने बनाया तो नहीं है ना, और आप उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते हो, तो इसमें आपके पास कंट्रोल नहीं है। लेकिन आई सास में क्या था, आई ए एस में क्या था? उसमें कंट्रोल था, उसमें एप्लीकेशन डेवलप होती थी। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हमारे पास कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम एज ए एंड यूजर उसे यूज कर सकते हैं। जैसे ओरेकल हो गया, सीआरएम हो गया, मार्केट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लेटफॉर्म
एज ए सर्विस पास। पास क्या होता है? ये डेवलपर यूज करते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग करते हैं ना, कोडिंग हो गई, डिकोडिंग हो गई, और आपका डेवलपिंग हो गया, टेस्टिंग हो गई कंपनीज में, ये होती है। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है ब्लूमिक्स, क्लाउडबीज, salesforce.com एक्स्ट्रा। इसमें क्या होता है, आपको प्लेटफॉर्म भी मिलता है, एनवायरनमेंट भी मिलता है। जैसे इसमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हम सॉफ्टवेयर में चेंजेस नहीं कर सकते, और सास में भी हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन IaaS में मैंने आपको बताया था कि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें हमारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। और पास में क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसमें ना आप क्या कर सकते हो, आप चेंजेस भी नहीं कर सकते हो, और ये सप्लाई ऑन डिमांड होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बुक में ये पॉइंट्स मेंशन नहीं है, और एग्जाम में इनके डिफरेंस अगर पूछे जाएंगे तो आई होप आप ये तीनों क्लियर कर दोगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, सेवरल नेक्स्ट जनरेशन मेमोरीज। इसमें ये दिया हुआ है FE, FEAT और FE रैम, नैनो ट्यूब रैम और फेस चेंज मेमोरी। अब देखो, हमारी जो रैम होती है ना, वो वॉलेटाइल होती है रैम, ये वॉलेटाइल होती है रैम। अब ए का उल्टा कर दो, वी वॉलेटाइल हो गई। वॉलेटाइल का मीनिंग होता है कि हमारा जो भी डाटा होता है ना, वो जैसी पावर स्विच ऑफ होती है, वो डाटा हमारा लॉस हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। तो ये डाटा हमारा लॉस ना हो, इन्हीं डाटा को, इन्हीं डाटा के उस पे लॉस ना हो, इन्हीं डाटा पर FET और FE रैम और नैनो ट्यूब पर वर्क हो रहा है कि इसमें डेवलपमेंट लाया जाए जिससे हमारा डाटा लॉस ना हो। तो ये हमारी हो गई सेवरल नेक्स्ट जनरेशन मेमोरीज। ठीक है, अब हम आते हैं रीरैम और स्पिन ऑर्बिट टॉर्क्यू। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको, FE फैट और FE रैम किस लिए यूज होता है। रीरैम भी फर्दर वर्जन है AIX का, ये देखो AIX का फर्दर वर्जन है। और इसके बाद आता है स्पिन ऑर्बिट। स्पिन का मतलब होता है तेज तेज घूमना, तेज तेज घूमना। ये SRAM को रिप्लेस करने के लिए इसमें वर्क किया जा रहा है। जो हमारी SRAM होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, और SRAM में क्या होता है, कैशे मेमोरी होती है जो बहुत फास्ट होती है, और फास्ट होने की वजह से बहुत कॉस्टली होती है। तो इसे रिप्लेस करने के लिए स्पिन ऑर्बिट टॉर्क्यू लाई जा रही है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टिटबिट। टिटबिट क्या होता है? डाटा ट्रांसफर रेट क्या कहलाता है? डाटा ट्रांसफर रेट कहलाता है डाटा इज रिटर्न टू डिस्क और रीड फ्रॉम द डिस्क। डिस्क में लिखा गया और उसे पढ़ा जा रहा है, वो कहलाएगा डाटा ट्रांसफर रेट। उसके बाद आता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी होता है मेन फोल्डर। जैसे आपका ये एक फोल्डर है, ठीक है, अब इस फोल्डर में सब फोल्डर है, ये सब फोल्डर है, सब फोल्डर आपने जैसे बनाए, तो ये तो हो गया आपका रूट डायरेक्टरी। इसको रूट डायरेक्टरी को पेरेंट फोल्डर भी बोलते हैं, और ये सब खिलाते हैं सब फोल्डर। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। अब इसके MCQs मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगी। तो आप जब तक पुराने वीडियोस देखें, लर्न करें, रिवाइज करें, अगेन एंड अगेन देखें, और कोई भी आउटपुट अगर आप मुझे देना चाहते हो, कोई भी कमेंट या कुछ भी एडवाइस, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्योंकि गाइस एक एक वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं। सो आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।